माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के दूसरे पार्ट का चौथा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देता है और फिर बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर के काफ़ी हैरानी होती है और फिर उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है और इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। और इस तरीके से फिर वह गांव में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि और पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगते थे और इस कारण के लिए भूमि समितियां भी बना लेते हैं और फिर सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पे कब्जा कर लेता है और फिर उसके बाद आता है अक्टूबर 1917 की क्रांति। करा कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, यानी कि जो अंतरिम सरकार थी और बोल्शेविक पार्टी थी, जब दोनों के बीच टकराव बढ़ता गया तो लेनिन जो अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी थी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री सोवियत के मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पे कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पे कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन भी किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू किया जाए, यानी कि जो संगठन बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी कब्जा करने के लिए, तो वह दिन लागू नहीं किया गया। फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। कब हुआ? 24 अक्टूबर को। और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के की सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पे घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पीटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया, यानी कि भेज दिया और पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पे कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। और उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने पीटर पैलेस पे बमबारी शुरू कर दी थी। अन्य युद्धपोतों ने नेता के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लिया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई और जिसमें बहुत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन भी किया गया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी, यानी कि जैसे जैसे बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन हुआ तो अन्य शहर में बगावतें होने लगी। हरकम मच गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया। दोनों तरफ से जम करके गोलीबारी हुई और खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पे बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यहाँ पे दिया है रूसी क्रांति की तारीख, यानी कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूनियर कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था और इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया और जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे रूस में समाजवाद पे बहस, यानी कि 1850 से 1880 तक।
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898। 1905 में खूनी रविवार, जो 1905 की रविवार से जानी जाती है। 1917 यानी कि 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग 1917 को, और 24 अक्टूबर पेट्रोग्राड में बोल्शेविकी विद्रोह। 1918 से 20 गृह युद्ध, और 1919 में कामिंटर्न का गठन, और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत। फिर इसके बाद आता है अक्टूबर के बाद का क्या बदला। अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला, जब अक्टूबर बीत गया तो उसके बाद क्या क्या बदला। करा कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, और उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। यानी कि जो उनका स्वामित्व मालिकाना था, प्रबंधन था, वो सीधे सरकार के नियंत्रण में आया, यानी कि उनका सारा चीज सरकार के अंदर चला गया। और जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो उनकी जमीन थी वो सारा समाज की हो गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ करके उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरवार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पे रोक लगा दी। परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों को भी वर्दियां बदल दी गई, और इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी यानी कि बुदियों नोवोका का चुनाव किया गया। यानी कि यह देखिए, ये चित्र भी दिखाया गया है वैसे ही, यानी कि सोवियत टोपी किस तरीके से उस समय के परिधान थे। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बोल्शेविक रख दिया गया, और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराने लगे। लेकिन चुनाव में उन्हें बहुत मत नहीं मिला, कि जब चुनाव हुआ तो उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला, और जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। यानी कि जो उसमें का जनरल गवर्नर था लेनिन, उसने असेंबली बर्खास्त कर दी, खत्म कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों के असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली, और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। फिर करा कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया था। यानी कि जो अखिल रूसी सोवियत थी उससे कांग्रेस को पूरे देश का संसद का दर्जा दे दिया गया था, और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रखता था। गुप्तचर पुलिस, जिससे पहले चेका और बाद में अजोपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। इनकी जो बोल्शेविकों की आलोचना करते थे, बुराई करते थे, उनको दंड दिया जाता था। और बहुत सारे युवा लेखक और अकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। और अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा, यानी कि मोह माया खत्म हो गया। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918। फिर कराया है गृह युद्ध। जब बोल्शेविक ने जमीन के पुनर्निर्माण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। यानी कि जब बोल्शेविक ने जमीन के पुनर्वितरण का यानी कि फिर से उसे बांटने का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी, और ज्यादातर सिपाही किसान थे। यानी कि जो उस सेना में थे तो ज्यादातर के किसान थे। वे भूमि वितरण के लिए घर लौटना
चाहते थे। यानी कि जब भूमि का बंटवारा हो तो वो घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़ करके जाने लगी और गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक यानी कि रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे और 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारियों यानी कि ग्रीन्स और जाट समर्थकों व्हाइट्स का भी नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल गया, यानी कि उनका साथ मिल गया और ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। और इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पे फैल गई और व्हाइट्स यानी कि जार के समर्थक में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचाने लगे। और फिर उनकी हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति समर्थन और भी तेज थी और घटने लगी और जर्मन 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्यों के ज्यादातर हिस्सों पे बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया और उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिल गई और यहाँ रूसी उपनिवेशकों की बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी और मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों में समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जाने लगा और ऐसे हालात बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। यानी कि आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयों को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य से बोल्शेविक के द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन उन्हें बोल्शेविकों की स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गईं और इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए प्रयास भी आंशिक रूप से सफल हो गया। और फिर उसके बाद समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। फिर करा कि गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी और जिसका समाजीकरण किया जा चुका। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक दिखाने के लिए करते थे ताकि सामूहिकता क्या होती है। और फिर शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई और अफसर इस बात का हिसाब लगाते रहे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे 5 साल के लक्ष्य तक तय कर देते रहे और इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी और पहली 2 योजनाएं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी और केंद्रीकृत नियोजन को आर्थिक विकास को काफी गति मिलने लगी और फिर धीरे धीरे औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगी। और फिर 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादकों में भी 100% की वृद्धि होने लगी और फिर धीरे धीरे नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे। और फिर जब मैग्निटोगोर्स्क शहर के एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया तो इस तरह मजदूरों की जो संख्या थी वह सख्त से गुजरनी पड़ी और जिनका नतीजा यह हुआ कि पहले साल में 550 बार काम रुक गया। और इस तरीके से एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित होने लगी और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम होने लगे। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बच्चों इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करिएगा। धन्यवाद।